हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था और टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात की थी। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें तो फॉर्मली हम इसको डिफाइन करते हैं ए रियल वैल्यूड फंक्शन मोस्टली डिनोटेड बाई एक्स ओमेगा, दिस इज स्मॉल ओमेगा, where omega belongs to capital omega is a random variable if and only if, यहाँ पे necessary and sufficient condition हम ऐड कर रहे हैं, if and only if omega such that means the outcomes of sample space such that x, that is function of outcomes is equal to x, all belongs to f. Here this curly f denotes a sigma field. यहाँ पे हम sigma field को curly f से denote कर रहे हैं. So for all values of x belongs to R, that is real line. तो शायद यही हमने लास्ट लेक्चर में रैंडम वेरिएबल को डिफाइन भी किया था कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल लाइन से मैप करता है। तो इसको हमने फॉर्मल वे में इस तरह से लिख लिया कि भाई कोई सैंपल स्पेस कैपिटल ओमेगा है, उस सैंपल स्पेस कैपिटल ओमेगा के जो आउटकम्स हैं उन आउटकम्स का कोई फंक्शन हमें रियल वैल्यूज दे रहा है और ये सारे आउटकम्स क्या हैं, एक सिग्मा फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो अब ये सिग्मा फील्ड क्या होता है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया थ्रोइंग ऑफ ए डाई, तो उस केस में जो सैंपल स्पेस होगा वो 6 पॉइंट्स पे होगा। तो ये 1 2 अप टू 6, तो ये सैंपल स्पेस है जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक डाई को रोल कर रहे हैं। तो इस केस में कैसे हम सिग्मा फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा मैथमेटिक्स में डिफाइन होती है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी कोई भी गिवन सेट है, उस गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उन सारे सबसेट्स का कलेक्शन क्या होगा, सिग्मा अलजेब्रा होगा। कब होगा, उसके लिए 3 कंडीशन है। वो सिग्मा अलजेब्रा यानी वो सेट 3 ऑपरेशंस के लिए क्लोज्ड होना चाहिए। पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब है कोई भी सेट, किस तरह का सेट, जैसे ये सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में ये आउटकम्स हैं, तो क्या हो सकता है इन आउटकम्स के और सबसेट्स हम बना सकते हैं। तो जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका एक कलेक्शन, तो ये कलेक्शन हम यहाँ पे करली एफ से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये कलेक्शन हो जाएगा, जैसे पहला कलेक्शन यहाँ पे हो सकता है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होगा, हर सेट का सबसेट होता है। तो इस केस में इस सेट का एक सबसेट क्या है, 5 है। इसी तरह से सेकंड आउटकम हो सकता है 1, इसी तरह से थर्ड हो सकता है 2, सेम वे में लास्ट आउटकम हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जितने भी इस सेट के सबसेट हैं, ये सबसेट्स का कलेक्शन, ये क्या होगा, एक सिग्मा फील्ड होगा। कब होगा, जब इस सेट्स के आउटकम्स का, इस सेट्स के जो सबसेट्स हैं, इन सबसेट्स को जैसे मैं कह लेता हूं सपोज E1 और E2, कोई 2 इवेंट मैंने ले लिए, जैसे E1 और E2, ये 2 इवेंट मैंने ले लिए। ये मेरा E1 सेट है, ये E2 सबसेट है, ये E1 सबसेट, ये E2 सबसेट। तो इनका यूनियन जो भी आएगा, जैसे इनका यूनियन हम निकालेंगे तो ये आएगा 1, 2। तो ये सेट, ये भी एक सबसेट है, ये सबसेट भी क्या होगा, इस F में बिलोंग करेगा। तो इसे हम कहेंगे भाई ये कहाँ बिलोंग करता है, फिर से इस F यानी इस पावर सेट में बिलोंग करता है। इसी तरह से सेकेंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन का होगा, E1 इंटरसेक्शन E2। अब यहां पर E1 इंटरसेक्शन E2 यानी सबसेट 1 और सबसेट 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। और फिर से ये 5 कहां बिलोंग करता है, इस F में बिलोंग करता है। इसी तरह से थर्ड ऑपरेशन E1 कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, तो E1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, E1 कॉम्प्लीमेंट बोले तो इस 1 का कॉम्प्लीमेंट जैसे हम पासा फेंकते हैं तो पासा फेंकने में 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आने का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक सेट बनेगा 2 3 4 5 एंड 6। और ये सेट क्या है, ये सेट
इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट है और वो सबसेट कहाँ होगा, इस एफ में होगा, तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, इस एफ में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं भाई जो ये सैंपल स्पेस गिवन है, इस सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबसेट्स के कलेक्शन का सेट वो इन 3 ऑपरेशंस में क्लोज्ड है। 3 ऑपरेशंस में क्लोज्ड है मींस पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। अब आप चाहो तो कोई भी सेट यहाँ पे कोई भी सबसेट आप लेके ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, तो आप देखोगे जो भी रिजल्टेंट सेट होगा वो अपने आप में क्या होगा, एफ में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है एफ यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा फील्ड है। तो यही हमने डिफाइन किया हुआ है कि भाई जो आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस के उन वो कहाँ होने चाहिए, सारे सिग्मा फील्ड में होने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो रियल वैल्यूड फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक्स ओमेगा क्या हो जाएगा, एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे मैंने सैंपल स्पेस की बात की, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल ये टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें सैंपल स्पेस ये बना। तो मैंने जो रैंडम वेरिएबल है एक्स ओमेगा ये डिफाइन कर लिया नंबर ऑफ टेल्स। तो अब क्या होगा, 2 सेट हम यहां पे बना लेंगे। एक सेट हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है सैंपल स्पेस और एक सेट हमारा क्या होगा, रियल लाइन होगा। तो यहां पर मैंने बताया था भाई ये 2 सेट्स के बीच का रिलेशन हम क्या करते हैं, एक फंक्शन से डिफाइन कर लेते हैं जिसे हम एक्स ओमेगा कहेंगे। इस एक्स ओमेगा की वैल्यूज स्मॉल एक्स से हम डिनोट करेंगे। तो कैपिटल एक्स से रैंडम वेरिएबल डिफाइन होगा, डिनोट होगा, और स्मॉल एक्स से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिनोट होगी। तो ये भी मैंने बताया था भाई ये जो ओमेगा होगा ये डोमेन से बिलोंग करे, डोमेन से आएगा, और जो वैल्यूज होंगी ये कोडोमेन से आएंगी। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस है एग्जांपल में वो हेड और टेल का है। तो हमने डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स, ये एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया इन 2 सेट्स के बीच में। अब आर की जो रेंज होगी ये -∞ टू +∞ होगी, रियल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे एच जो पहला आउटकम है, पहला आउटकम किससे मैप होगा, पहला आउटकम मैप हो जाएगा 0 से और दूसरा आउटकम मैप हो जाएगा 1 से। तो इस तरह से हमने देखा भाई जो एक्स ओमेगा है इसकी 2 वैल्यूज हैं 0 एंड 1। तो ये 0 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स ओमेगा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई एच और टी यहाँ पे एक सैंपल स्पेस है, इसके हम सबसेट्स बनाएंगे। तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। पहला होगा, देखो सबसेट बना के देखते हैं। तो इस सबसेट्स के कलेक्शन को हम सिग्मा फील्ड कहेंगे। कब कहेंगे ये देखिए, पहला सबसेट क्या होगा, फाई होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, दूसरा एच होगा, तीसरा टी होगा, और चौथा एच टी होगा, एच कॉमा टी होगा। तो इस तरह से इसमें अब आप ये 3 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इस एफ में ही बिलोंग करेगा। तो इस केस में रैंडम ये एक्स ओमेगा जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट है डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। अब ये डिजनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसे हम कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसके लिए देखो हमने एक यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सैंपल स्पेस हमने लिया। अब सपोज करिए जो कॉइन है उस कॉइन के दोनों फेसेस में सेम वैल्यू है, दोनों फेसेस में सेम वैल्यू है मींस हेड और हेड, दोनों फेसेस में हेड या हेड है या दोनों फेसेस में टेल है। तो उस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके 2 आउटकम्स तो हैं हेड और हेड। तो इस केस में जो रैंडम वेरिएबल को हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो हम देखते हैं भाई ये हमारा सैंपल स्पेस और ये हमारा रियल लाइन। तो इस केस में सैंपल स्पेस और रियल लाइन के बीच में हम जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स। जैसे मैंने नंबर ऑफ हेड्स यहां पे डिफाइन किया तो ये 2 आउटकम्स पे पहला हेड भी 1 से मैप हो जाएगा, दूसरा हेड भी 1 से मैप हो जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल क्या है, एक डिजनरेट रैंडम वेरिएबल है। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो जब भी ये कंडीशन होगी कोई रैंडम वेरिएबल के लिए तो उसे हम कहेंगे डिजनरेट रैंडम वेरिएबल और कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल। अब आप कहेंगे भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो इसको हम इस फॉर्मल डेफिनेशन की हेल्प से
प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सैंपल स्पेस में दो आउटकम्स हैं, इनका सबसेट्स बनाएंगे। तो सबसेट्स में जैसे ये मैंने बनाया था फाई एच एंड एच कॉमा एच, और इसको जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे या कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो सारे सेट क्या होंगे, सिग्मा फील्ड में ही बिलोंग कर रहे होंगे। तो अब क्या है भाई, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है या ये जो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है, ये सिग्मा फील्ड की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो जो भी फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिजनरेट रैंडम वेरिएबल, और इस डिजनरेट रैंडम वेरिएबल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम कहेंगे डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन या डिजनरेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल। अब ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल में देखिए फिर से यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन का एग्जांपल हमने लिया, तो इस केस में जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है 1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स ओमेगा इज इक्वल टू, इसको केसेस की फॉर्म में लिखेंगे तो पहला केस हो जाएगा 0, दूसरा केस हो जाएगा 1। तो 0 कब होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे व्हेन, अगर हमने यहां पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ टेल्स, तो 0 पे डिफाइन करेंगे व्हेन नो टेल अपीयर्स, और सेकंड केस हो जाएगा व्हेन 1 या व्हेन टेल अपीयर्स। तो इस तरह से हमने ये डिनोट कर लिया, इसके दो केस बना लिए 0 एंड 1। तो इस तरह के केसेस जब भी बनेंगे 0 एंड 1 के केस में, यानी यहां पे क्या हो रहा है, टेल आ रहा है तो हमने 1 कह दिया, टेल नहीं आ रहा है तो 0 कह दिया, तो ये एक इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है। इसी को हम यहां पर डाइस की फॉर्म में भी ले सकते हैं। हम डाइस की फॉर्म में लेंगे तो मोस्टली इंडिकेटर वेरिएबल को हम आई से डिनोट करते हैं, आई एक्स से इसे डिनोट करते हैं। तो यहां पे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, देखो दो केस मैंने बना दिए 0 एंड 1। तो 0 में लिख दिया व्हेन 6 अपीयर्स, और यहां लिख दिया व्हेन 6 डज नॉट अपीयर, इस तरह से लिख लिया। तो थोड़ा सॉरी ये उल्टा हो गया, इसको 0 पे हम लिख सकते हैं व्हेन 6 डज नॉट अपीयर, और 1 पे हमने लिख दिया व्हेन 6 अपीयर्स। तो इस तरह के केसेस हमने बना लिए रैंडम वेरिएबल में। है तो ये रैंडम वेरिएबल ही, देखो x को रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया हमने, 6 का हमने कह दिया भाई अगर 6 आएगा तो वो एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो दो केसेस होंगे 0 एंड 1। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या हैं, दो ही वैल्यूज हैं 0 एंड 1। तो ये कहलाता है इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, या इसको हम कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसको समझते हैं। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने डिफाइन किया, कोई भी फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज का फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली है क्या, किसी रैंडम वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, यहाँ पे स्मॉल x पर्टिकुलर वैल्यू है, उस पर्टिकुलर वैल्यू तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दो कॉइन का केस है, तो उस केस में जो रैंडम वेरिएबल होगा, इसे मैं फिर से एक्स ओमेगा से डिनोट कर रहा हूं। तो एक्स ओमेगा सपोज हमने डिफाइन किया है नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स, दो तरह से रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स के केस में क्या हो सकता है, पहली वैल्यू 0 हो सकती है, दूसरी वैल्यू 1 हो सकती है, तीसरी वैल्यू 2 हो सकती है। तो यहां पे रैंडम वेरिएबल की तीन वैल्यूज हैं, 0, 1 एंड 2। तो हम क्या कर सकते हैं, इन रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को मैं इस तरह से लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 0 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x की वैल्यू 1 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x की वैल्यू 2 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक बात यहां पर ध्यान देने वाली और है, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वैल्यूज होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वैल्यूज का मतलब है रैंडम एक ट्रायल में सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा भाई हम सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालने में क्या होगा, या तो
दोनों सिक्कों में हेड हेड आएगा, यानी उस केस में अगर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड है तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सिर्फ 2 पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक सिक्के में हेड आता है एक में टेल आता है तो उस केस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे क्या है, 0 1 2, ये सारी वैल्यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगी। तो एडिशन एक्जियम जो हमारी है प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में एडिशन एक्जियम के बेसिस पे इन 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर ये ऐड होती हैं तो इनका सम क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या है यहाँ पर, एग्जॉस्टिव हैं। तो दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो उसके बेसिस पे हम यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो 0 हेड आने का चांस, यहां पे अगर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है तो 0 हेड आने का चांस क्या होगा, 1/4 होगा। इसी तरह से 1 हेड आने का चांस 2/4 हो जाएगा और 2 हेड आने का चांस 1/4 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो सैंपल स्पेस यहां पर है, सैंपल स्पेस ये है हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ पे ओमेगा यूज कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट किया है, तो ये नोटेशंस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल वे में लेके चल रहा हूँ डेफिनेशंस को, तो इसलिए ओमेगा यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो एस भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में देखो, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, तो कितने केस हैं, सिर्फ एक केस है आउट ऑफ 4, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। इस तरह से सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी 2/4 और 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी 0 कब होगा, जब दोनों जगह क्या होगा, टेल होगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/4। तो अब देखिए, जब इन प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, और 1 क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, रैंडम वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आउट ऑफ 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब 1 प्रोबेबिलिटी 0 तक कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, 1/4। इसी तरह से 0.1 तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ये हो चुकी है 1/4 प्लस 2/4, दैट इज 3/4। इसी तरह से 0.2 तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ये टोटल 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटीज हैं। 1/4 का मतलब है 0.0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 1/4। 1 तक कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 3/4। 2 तक कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो देखो दो टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरा उस पर्टिकुलर पॉइंट तक कितनी प्रोबेबिलिटी है, अप टू दैट प्रोबेबिलिटी अप टू दैट पॉइंट एंड प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। तो जब हम प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट कहेंगे तो इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और जब हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी अप टू दैट पॉइंट या अप टू दैट वैल्यू, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज हो गई। तो जब वैल्यूज की बात करेंगे तो ये जो 1/4 है इसे मैं लिख सकता हूं f0, इसे मैं लिख सकता हूं f1 और इसे मैं लिख सकता हूं f2। तो इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज हैं, 0 1 एंड 2। f0 का मतलब है 0 तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, 1/4 यानी 25%। इसी तरह से f1 1 तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, 3/4 दैट इज 75%। इसी तरह से f2 तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, 100%। तो इसका मतलब है इस f की जो रैंडम वेरिएबल की लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट कितनी है, 2 है। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और एग्जांपल्स पे आप इसको देख सकते हो, जैसे आप क्या करोगे, डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे ले लोगे, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ले लोगे, तो हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, तो ये क्या होती हैं इसको देखो। देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है इंटरवल प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं
तो ये इंटरवल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। ये होगा एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी का मतलब है बी पॉइंट पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, या बी पॉइंट तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और एफ ए का मतलब है ए पॉइंट तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यहां पे कंडीशन होगी बी ग्रेटर देन ए, यानी बी पॉइंट क्या है, ए पॉइंट से बड़ी वैल्यू है। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, इसको समझने के लिए हमने डिफाइन किया था रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या होती है? रियल लाइन पे होती है। तो रियल लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये माइनस इन्फानाइट और ये प्लस इन्फानाइट। इसमें हमने कहा भाई यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को मूव कर रहे हैं, तो ये बी ग्रेटर देन ए रहेगा। ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। अब देखिए, माइनस इन्फिनिटी से ए, माइनस इन्फिनिटी से ए का मतलब हुआ ये पोर्शन क्या होगा, एक्स लेस देन ए होगा, या इसको हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू ए होगा। इसी तरह से x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a ये पोर्शन होगा। यहां पे स्मॉल x हम यूज करेंगे, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेंगे। और इसी तरह से ये पोर्शन क्या होगा, ये पूरा पोर्शन ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू b, यहां तक। तो अब देखो, x लेस देन इक्वल टू a का मतलब है x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू a। x ग्रेटर देन a का मतलब है x ग्रेटर देन a लेस देन प्लस इंफिनिटी, और x लेस देन इक्वल टू b का मतलब है x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी अप टू b। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये x की वैल्यूज हैं। तो इसके बेसिस पे देखो, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम सेट थ्योरी का यूज कर लेते हैं। सेट थ्योरी का यूज करेंगे तो ये वाला जो रीजन है, यही वाला रीजन, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये रीजन क्या होगा, x ग्रेटर देन a होगा। तो इस केस में इस रीजन को अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ये इतना रीजन है, यहां से यहां तक का जो रीजन होगा ये होगा x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। x ग्रेटर देन a होगा क्योंकि x लेस देन a इस पोर्शन में हमने इंक्लूड कर लिया है। तो यहां से इन दो सेट्स का जो यूनियन होगा, इन दो सेट्स का यूनियन, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इन दो रीजन्स का जो यूनियन होगा वो ये रीजन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू a यूनियन x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। और ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू b। तो अब इन पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a यूनियन है, और मैंने बताया रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, और ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b। अब हमने पीछे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया था, क्या होता है, fx इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, ये fa हो जाएगा, यानी यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो यहां तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, fa। इसी तरह से ये प्लस, ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी अप टू पॉइंट b, यानी यहां तक b तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो यहां से ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसे हम कहते हैं इंटरवल प्रॉपर्टी। इसमें कुछ कोरोलरी होती है। कोरोलरी के केस में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा रैंडम वेरिएबल के टाइप पे, यानी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है। अगर डिस्क्रीट है तो उस केस में हमें इस तरह से वर्क करना होगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस के केस में आप चाहो तो यहाँ पे x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू a ले लो, यहाँ पे लेस देन b ले लो, या यहाँ पे x ग्रेटर देन a लेस देन b ले लो। हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, fb माइनस fa होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोरोलरीज आप बुक में देख सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की,
लिमिट प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं, ये एफ एट माइनस इंफिनिटी ये 0 होता है और एफ एट प्लस इंफिनिटी ये 1 होता है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन होती है जो एफ एक्स होगा ये राइट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि लेफ्ट पे जब हम मूव करेंगे तो लेफ्ट में इसमें जंप डिसकंटिन्यूटी आती है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस लेंगे, कोई भी सीक्वेंस हम ले रहे हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी पीछे हमने डिफाइन किया था वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट को मूव कर रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जंप डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इस केस में देखिए जो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा और लेस देन इक्वल टू बी होगा तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ये तो रहेगा ही एफ बी माइनस एफ ए, ये वाला पोर्शन है। अब लेकिन यहां पर भी क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी है ना, इस पॉइंट पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी इस केस में एग्जिस्ट करती है, और उस प्रोबेबिलिटी को मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट इक्वल टू ए, और इसी तरह से इस पॉइंट पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू बी। तो अब क्या होगा, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा भाई एक्स ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए में क्या है, ग्रेटर देन ए में ये हमने प्रूफ किया था अभी, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए है। तो इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, लेस देन इक्वल टू बी हो गया, तो यहां पे a को हमने इंक्लूड कर लिया है, a को इंक्लूड कर लिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी होगा वो एफ बी माइनस एफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो एफ एक्स होता है वो राइट कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेफ्ट में क्या होता है, जंप कंटिन्यूटी होती है। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम कहेंगे एफ एक्स क्या होगा, एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ एक्स नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये अभी हमने देखो रिजल्ट में ही प्रूफ कर लिया था, प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, 0 पे 25% थी, 1 पे 75% हो गई थी, 2 पे 100% हो गई थी। तो राइट को क्या कर रहा है, फंक्शन मूव कर रहा है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई x लेस देन इक्वल टू वाई है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट x लेस देन इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट y रहेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। पहला इंटरवल प्रॉपर्टी, दूसरा लिमिटिंग प्रॉपर्टी, तीसरा राइट कंटिन्यूअस फॉर्म और चौथा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चार इसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कोई भी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने के लिए। यानी हमें अगर प्रूफ करना है कि कोई गिवन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रैंडम वेरिएबल की फॉर्मल डेफिनेशंस क्या है, सिग्मा फील्ड क्या है, और साथ में इंडिकेटर वेरिएबल क्या होता है, डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंट्रो किया है इसे, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आगे इसमें हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या होता है रैंडम वेरिएबल का और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आपके पास, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।